नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें टीजीटी पीजीटी के अलावा एनवीएस केवीएस जीआईसी तथा एलडी गेट के क्वेश्चन भी एक ही साथ देखने को मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका फुल डिटेल्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, और ये सारे क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन लगभग बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। और इसमें 49 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 49 प्रश्न। और ये जो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा इसको मैं 2 स्टेप में कराऊंगा। फर्स्ट स्टेप में है क्वेश्चन आंसर, उसका रिवीजन, क्वेश्चन आंसर उसका डिस्क्रिप्शन है। और दूसरे स्टेप में लास्ट में जो कराया जाएगा वो रिवीजन और मॉक टेस्ट है। और अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और लगभग याद भी हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयपाल। जयपाल ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था। इसकी हम व्याख्या देख लें। जयपाल हिंदू शाही वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसने गजनी वंश के शासक अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था तथा इसका विरोध 977 ईस्वी में अल्पतगीन का दास सुबुतगीन ने किया था। इस पर आक्रमण किया तथा कुछ भाग इसने विजित कर लिया। सुबुतगीन के पुत्र महमूद गजवी ने जयपाल को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा डिड्डा या दिड्डा। महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक दिड्डा था। इसकी हम व्याख्या देखें। महमूद गजनी के साथ संघर्ष के समय कश्मीर में लोहार वंश की राजकुमारी तथा उत्पल वंश की शासिका दिड्डा थी। अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर रानी दिड्डा ने 2 बार गजनी को युद्ध में पराजित किया तथा भारत में प्रवेश करने से रोका। पराजित होने के पश्चात गजनी ने रास्ता बदल दिया और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंगोल शासकों पर विचार करें। चिंगिज खान, काबुल खान, कुबलाई खान। कौन सा विकल्प उनके सही कालक्रम के अनुसार प्रतिनिधित्व करता है? इनको सही कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। अगर इसको हम सही कालक्रम में व्यवस्थित करें तो इसमें जो 2 दिया गया है, चिंगिज खान और तीसरे नंबर पे है कुबलाई खान, इनका क्रम दिया गया है, इतिहास में इनका नाम मिलता है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे काबुल खान है, इसका वर्ण कहीं मिलता नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन विवादित है। इसकी हम व्याख्या आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कह रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान द्वारा मध्य एशिया में की गई थी। खान मूलतः मंगोलियाई उपाधि थी जिसे मंगोल शासक धारण करते थे। प्रमुख मंगोल शासक हैं चंगेज खां, ओगताई खां और युगुत खां, मोक्के खां तथा कुबलाई खां। इसमें आप देख रहे हैं चिंगिस खां का नाम है और कुबलाई खां का, लेकिन ये जो नाम दिया गया है काबुल खां यहाँ कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन विवादित है। हालांकि पहला जो इसमें क्रम आएगा चिंगिस खां का आएगा, दूसरे पे आएगा कुबलाई खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने निम्नलिखित में से किस बात का प्रदर्शन नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्थायी संसाधनों के निर्माण की क्षमता का।
महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो उसका मात्र उद्देश्य था भारत से लूटपाट करना, इसलिए उसने कभी भी यहाँ पे अस्थायी संसाधनों का निर्माण नहीं किया या राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। महमूद गजनवी यामिनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुदगीन का पुत्र था। भारत में इसने 17 बार आक्रमण किए थे तथा आक्रमण के दौरान उसने अस्थायी संसाधनों की क्षमता निर्माण का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उसके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य या एकमात्र ध्येय धन प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मुइजुद्दीन जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। ये मुइजुद्दीन है मोहम्मद गोरी का दूसरा, मोहम्मद गोरी को ही मुइजुद्दीन कहते हैं, उसी का नाम है ये। व्याख्या हम देख लें। चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1178 से 1238 ईस्वी के मध्य अपने वंश का अंतिम ये जो महान शासक था उसने इसका जो शासन काल दिया गया है 1178 से 1238 तक है चालुक्य शासक भीम द्वितीय का। ये अपने वंश का अंतिम और सबसे महान शासक था। उसने 1178 में मोहम्मद गोरी को, जिसका नाम मुइजुद्दीन भी था, कि उनके आक्रमण को विफल कर दिया था। 1178 में जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, भीम द्वितीय ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया और 1187 ईस्वी में उसने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर उसका मुकाबला किया? इसका आंसर सी हो जाएगा कोकल्ला द्वितीय। कोकल्ला द्वितीय ने महमूद जब मथुरा से आगे बढ़ा तो वहाँ उसने अच्छा प्रतिरोध किया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा संशाबनी जो है तुर्की जनजाति में शामिल नहीं है, बाकी अन्य जो हैं सेल्जुक है, गुज है और करलुग है, ये तुर्की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर लंग और चंगेज खान दिया गया है। अगर इनके हम कालक्रम को देखें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम है, दूसरे नंबर पर मोहम्मद गजनवी है और तीसरे नंबर पे यहाँ चंगेज खां हो जाएगा। जो तीसरे नंबर तैमूर दिया है उसकी जगह चंगेज खां हो जाएगा और तैमूर सबसे लास्ट में हो जाएगा और इस पर इसका आंसर भी होगा। इसका हम कालक्रम देख लें थोड़ा, व्याख्या जो दिया गया है। भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध में 712 ईस्वी में तथा मुल्तान पर 713 ईस्वी को इनको जीता था या इन पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 1971 को हुआ था। 27 वर्ष की अवस्था में अपने पिता सुबुतगीन के राज्य का वो स्वामी बना। मोहम्मद गजनवी जो है उसके पिता का नाम सुबुतगीन था और ये 27 वर्ष की अवस्था में अपने पिता की बाद जो है अपने राज्य को संभाला। हेनरी इलियट के अनुसार 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनी, यहाँ पे देखिए मोहम्मद गोरी और गजनवी में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका मिलता है विवरण, 17 बार आक्रमण किया। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में हुआ था और नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो काल था 1394 से 1412 ईस्वी के बीच का काल था। चंगेज खां का काल 1762 से 1727 ईस्वी तक था। 1162 से 1227 ईस्वी के बीच था। यह एक मंगोल खान शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई।
तो अगर इनका हम कालक्रम देखें तो सबसे जो पहला आ जाता है महमूद गजनवी, दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, दूसरे पे मोहम्मद गजनवी, तीसरे पे चंगेज खां और चौथे पे तैमूर लंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुरूज मुरूज ल जहाब का लेखक कौन था? मुरूज ल जहाब, इसका आंसर ये हो जाएगा अल मसूदी। मुरूज ल जहाब का लेखक अल मसूदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर कहलाता था, या मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो लगाया गया भूमि कर था वो क्या कहलाता था? इसका आंसर भी हो जाएगा खराज। मोहम्मद बिन कासिम ने खराज नामक कर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? इसका आंसर सी होगा चचनामा। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा, जिसको फतहनामा भी कहा जाता है, नामक ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंधन आदि के संबंध में यह प्रामाणिक स्रोत है। यह पुस्तक भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। ताज उल मासिर, जिसकी रचना हसन निजामी ने की है, 1192 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी से लेकर के 1228 ईस्वी तक के काल की घटना का इसमें वर्णन मिलता है। हज़म निजामी ने अपनी इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का अनुशासन और इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का भी वर्णन किया है। अगला प्रश्न। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? यह चचनामा में किस प्रदेश का वर्णन मिलता है? इसका आंसर बी हो जाएगा सिंध। चचनामा में सिंध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट। फतहनामा ग्रंथ का संबंध है, तो फतहनामा ग्रंथ का संबंध, इसका आंसर भी हो जाएगा अरबों की सिंध विजय से संबंधित है फतहनामा ग्रंथ। अगला प्रश्न। चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? इसका आंसर भी हो जाएगा सिंध विजय का वर्णन है चचनामा में। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था, या भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? इसका आंसर डी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी, या महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका आंसर सी हो जाएगा उदय भानपुर। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उसमें शाही राज्य की राजधानी उदय भानपुर थी। व्याख्या हम देख लें थोड़ा। मोहम्मद गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश पर हुआ। यहाँ की राजधानी वैहंद उदय भानपुर थी। उदय भानपुर को वैहंद भी कहते हैं। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था तथा इसका राज्य पंजाब से सिंध तक फैला था। पेशावर के पास जयपाल और महमूद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ। जयपाल ने स्वनिर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? इसका आंसर ये हो जाएगा जयपाल। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? ये भी लगभग क्वेश्चन वही सेम है। जयपाल। जयपाल किस वंश से संबंधित था? इसका आंसर सी हो जाएगा शाही वंश। जयपाल शाही वंश से संबंधित था। नेक्स्ट। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका आंसर डी हो जाएगा 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया?
इसका आंसर ये हो जाएगा जयपाल। महमूद गजनवी ने सबसे पहले जयपाल को हराया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि, या नालंदा विश्वविद्यालय का अंत क्यों हुआ? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। राज्य संरक्षण न मिलने के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में से सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य या कुमारगुप्त था। हर्षकाल में नालंदा को पूर्ण राज्य की संरक्षण मिला, जिसके परिणामस्वरूप यह जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। हर्ष ने लगभग 100 ग्रामों की आय इसके निर्वाह के लिए दिया। 11वीं सदी से पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राज्य की संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा और अंत में नालंदा विश्वविद्यालय जो है अपने अंत पर पहुंच गया। अगला प्रश्न देखें। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था। अगला प्रश्न, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? इसका आंसर भी हो जाएगा, सुल्तान महमूद। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उद्वी था और उद्वी ने किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी था। अलबरूनी ने तारीख़ सुबुद्दीन, यानी इसके अलावा जो है अलबरूनी के अलावा उसके दरबार में तारीख़ सुबुद्दीन का लेखक हैबाकी भी मौजूद था, जिसे इतिहासकार लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। ये जो लेखक हैबाकी है, इसने तारीख़ सुबुद्दीन की रचना की। इसको इतिहासकार लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान, सूती एवं उनसूरी विद्वान असजदी और फर्रुखी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी भी इसके दरबार में मौजूद थे। ये महमूद गजनवी के दरबार में। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, फिरदौसी। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया या किस क्रम में आक्रमण किया? यहाँ पे कुछ जगहों का नाम दिया गया, हमें उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया सबसे पहले मुल्तान पर किया, उसके बाद थानेश्वर पर, फिर कश्मीर पर, फिर मथुरा पर और फिर कन्नौज पर। तो ये डी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया? इसका आंसर भी हो जाएगा, विद्याधर ने। विद्याधर ने चंदेल शासक महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया था। इसकी हम थोड़ा व्याख्या देख लें। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ था। उस समय चंदेल शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी वापस लौट गया। इस प्रकार विद्याधर जो है अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। अगला प्रश्न,
1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया? इसका आंसर भी हो जाएगा जयचंद। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था 1194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का था, या जयचंद किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया? ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर जयचंद होगा। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा सुबुत्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुत्तगीन था। इसकी हम थोड़ा व्याख्या देख लें। अल्तगीन का पुत्र सुबुत्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित किया। इसमें कोई व्याख्या विशेष नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झेलम नदी तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा आनंदपाल। झेलम नदी पर आनंदपाल जो है महमूद गजनवी से पराजित हुआ। 1008 से 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। इस समय पंजाब में आनंदपाल शासक था। आनंदपाल ने एक संघ बनाया जिसमें दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कलिंजर के सैनिक सहायता मिली, या कलिंजर के सैनिक इसमें शामिल हुए थे। वहंद के पास झेलम नदी के तट पर आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ जिसमें आनंदपाल पराजित हो गया। तो इसमें जो संघ बनाया था आनंदपाल ने, उस पूरा संघ के साथ उसकी सेना पराजित हो गई। अगला प्रश्न, तुर्की के आगमन के समय भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? इसका आंसर डी हो जाएगा फारसी भाषा का आरंभ हुआ। तुर्की के आगमन के साथ ही भारत में फारसी भाषा का आरंभ हो गया। भारत में फारसी भाषा का विकास तुर्की मुस्लिम विजेताओं के आगमन के प्रारंभ से ही हो गया। यहाँ इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तारीख़ हिंद पुस्तक लिखी है, या तारीख़ हिंद पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर डी हो जाएगा अल-बरूनी। तारीख़ हिंद की रचना अल-बरूनी ने की है। इसकी व्याख्या देखें, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। खीवा जिसको ख्वारिज़्म भी कहते हैं। वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन सारे चीज़ों का ज्ञाता अल-बरूनी था। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण के तथ्यों को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहरीक हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम सचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। अल-बरूनी की रचना तहरीक हिंद थी, इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया? तो इसका आंसर ही सेम हो जाएगा, अल-बरूनी। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद के लेखक कौन है, या किताबुल हिंद का लेखक कौन है? सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर अल-बरूनी होगा। तारीख़ हिंद के लेखक भी अल-बरूनी ही है। नाम कहीं किताबुल हिंद दिया रहता है, कहीं पर तारीख़ हिंद मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय साथ में आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ये भी किताबुल हिंद हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया तथा प्रथम भारतीय शासक कौन था? मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर ए हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का मार्ग तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद ही प्रशस्त हुआ। या तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय के बाद से ही भारत में तुर्की साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। ग्यारह सौ 78 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है क्योंकि जिसने संघ बनाया उसका यहाँ पे नाम नहीं दिया ही नहीं गया है। आनंद पाल वो शासक था जिसने संघ बना करके मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया था। इसमें हम व्याख्या देख लें। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल के पुत्र तथा हिंदू शाही वंश के शासक आनंद पाल ने किया था। 1009 ईस्वी में दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कलिंजर की सेनाओं ने आनंद पाल के नेतृत्व में वहंद के पास महमूद गजनवी की सेना का मुकाबला किया था, जिसमें संयुक्त सेना पराजित हो गई थी। तो इस प्रकार हम अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो आंसर है कोई विकल्प सही नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा आनंद पाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा, मुल्तान। मुल्तान पर ही मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया। और ये जो मुल्तान पड़ता है बिल्कुल पाकिस्तान में पड़ता है और हमारे जो उत्तर पश्चिमी सीमा के सबसे किनारे वाला भाग पड़ता है, इसलिए मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी दोनों ने सबसे पहले मुल्तान पर ही आक्रमण किया था और वहाँ से आक्रमण करने के बाद ही वो भारत में प्रवेश किए। इसकी हम व्याख्या देख लें। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व पराजित हो गए। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था भी स्थापित हो गई और जो बाद तक कायम रही। अगला प्रश्न देखें, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयास किया, किंतु सुरसती, आधुनिक सिरसा या हरियाणा जो सिरसा हरियाणा राज्य में है इस समय के निकट उसे बंदी बना लिया गया।
पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए जाते हैं। उनके बारे में अलग मत प्रसिद्ध है। जैसे कहीं कहीं पर यह मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रप्रदायी का वक्तव्य मिलता है कि उसको बंदी बना लिया गया और अंत में उसने अंत में जो है मोहम्मद गोरी की उसने एक तीर धनुष में निशाना लगाने के लिए कहा गया था, जिसने उसने तीर चलाकर उसकी हत्या की, ऐसा कुछ प्रकट वक्तव्य मिलता है। लेकिन जो वास्तव में सबसे ऑथेंटिक मत है यहाँ पे दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग मत है कि उनमें किंतु उसमें हसन निजामी का मत जो है सबसे स्वीकारा जाता है, सबसे ऑथेंटिक है। इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान गोरी के साथ अजमेर गया था और उसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु जब उसने विद्रोह करने का यह षड्यंत्र किया तो उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। यही सबसे ऑथेंटिक माना जाता है हसन निजामी का वक्तव्य। बाकी जो चंद्रवदाई की जो का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज के बारे में, वो ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। अगला देखें। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों था। दिल्ली और पूर्वी राजस्थान दोनों क्षेत्र था इसमें। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया तो वह दिल्ली और पूर्वी राजस्थान था। इस युद्ध के पश्चात गोरी ने दिल्ली को भी जीत लिया। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? इसका आंसर डी हो जाएगा, खोखरों के द्वारा। इसकी हम थोड़ा व्याख्या देख लें। पंजाब में खोखर जाति ने मुल्तान के सूबेदार को परास्त करके लाहौर को जीतने का प्रयत्न किया। इस कारण 1205 ईस्वी में गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। यह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और ऐबक के ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण ही गोरी की विजय हुई। अगर ऐबक सही समय पर वहाँ पे सेना लेकर नहीं पहुँचता तो गोरी की उसमें जीत नहीं हो सकती थी, क्योंकि खोखर बहुत खूंखार जनजाति थी। खोखरों की निर्दयता से कत्ल किया गया। उसके पश्चात गोरी लाहौर पहुंचा और वहाँ व्यवस्था स्थापित करके गजनी वापस चल दिया। मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी पर कुछ व्यक्तियों ने या खोखरों ने अचानक आक्रमण करके 15 मार्च 1206 ईस्वी में उसका कत्ल कर दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गौरी की हत्या कर दी? या मुइजुद्दीन गौरी की हत्या किसने की? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, खोखरों ने की। यही खोखर जनजातियों ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? इसका आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो है लक्ष्मी का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न देखें और यहाँ पे थोड़ा व्याख्या हम देख लें। मोहम्मद गोरी को मोहम्मद इब्न शाम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस यहाँ पे लिखा है मोहम्मद इब्न शाम के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। एक तरफ लक्ष्मी की आकृति है, दूसरी तरफ जो कलमा खुदा हुआ है जो अरबी भाषा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के की एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था? तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद इब्न शाम। ये मोहम्मद इब्न शाम जो है मोहम्मद गोरी का ही नाम है। नेक्स्ट, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, महमूद गजनवी। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा, जिसको देवनागरी लिपि में था।
ये सिक्के के साथ मध्य भाग में संस्कृत भाषा में जो वक्तव्य लिखा है वो ये लिखा है, अवयक्त मेक मोहम्मद अवतार नूरुपति महमूद। ये सिक्के के मध्य भाग में लिखा है। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख ये था। अब इसके चारों तरफ अंकित क्या लेख था ये आप देखिए। अवयक्तिया नाम आयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 418। ये किनारे लिखा हुआ है। चांदी के इस सिक्के का वजन 3 ग्राम था और इन चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं तो टोटल क्वेश्चन एक ही बार में हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा। इससे पहले आप खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में किस शासक ने गजनी अल्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? ऑप्शन ए आनंदपाल, बी जयपाल, सी भीमदेव और डी है कामलुक। इसका आंसर ये हो जाएगा आनंदपाल। आनंदपाल ने जो है गजनी अल्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था। अगला प्रश्न, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? ऑप्शन ए डिड्डा या दिज्जा, बी चक्रवर्मन, सी अवंतीवर्मन और डी है शंकरवर्मन। इसका आंसर ये हो जाएगा डिड्डा। डिड्डा ने महमूद गजनवी के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक डिड्डा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चंगेज शासकों पर विचार करें और उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हम कालक्रम के देखें तो सबसे पहले चंगेज खां आ जाएगा, उसके बाद आए कुबलाई खां और ये काबुल खां इसका वर्णन नहीं है, जिक्र ही कहीं नहीं मिलता है इसमें, इसलिए इसको स्टार बना दिया गया है। ये क्वेश्चन विवादित है। नेक्स्ट देखें, भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस बात का प्रदर्शन नहीं किया था? ऑप्शन ए अस्थायी संसाधनों के निर्माण की क्षमता का, बी साहस और उद्यम की भावना का, सी तुर्की घुड़सवार सेना के तेज आंदोलन का और डी है इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ने की गाजी की भावना का। इसका आंसर ये हो जाएगा अस्थायी संसाधनों के निर्माण की क्षमता का। भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद गजनवी ने जो है अस्थायी संसाधनों के निर्माण की क्षमता का विकास नहीं किया या यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उसका मात्र उद्देश्य था लूटपाट करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज द्वितीय को दोनों को हराया था? भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय, जयपाल या फिर कुमारपाल। इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज द्वितीय दोनों को हराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? गंगेदेव, युवराज देव द्वितीय, कोकल्ला द्वितीय या फिर शंकरगण तृतीय ने। इसका आंसर सी हो जाएगा कोकल्ला द्वितीय। कोकल्ला द्वितीय ने महमूद के साथ महमूद के मथुरा के आगे बढ़ने पर उसका जमकर मुकाबला किया। नेक्स्ट, तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सेलजुक, बी है गुज्ज, सी है करलुक और डी है संसाबनी। इसका आंसर डी हो जाएगा संसाबनी। संसाबनी तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर, चंगेज खां। इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर इसका हम कालक्रम देखें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का समय आता है, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। दूसरे नंबर पर महमूद गजनवी है।
तीसरे पे चंगेज खां आ जाता है जो चौथे नंबर पे दिया गया है, ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए। और सबसे लास्ट में तैमूर का कहलाता है, तैमूर सबसे लास्ट में होगा। इस प्रकार इसका आंसर देखें तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुरूज ल जहाब का लेखक कौन था? मुरूज ल जहाब का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अल मसूदी, बी अल बरूनी, सी अल उल्बी और डी है इब्न हौकल। इसका आंसर ये हो जाएगा अल मसूदी। मुरूज ल जहाब का लेखक अल मसूदी था। नेक्स्ट, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमिकर कहलाता था। या मोहम्मद बिन कासिम ने जो भूमिकर लगाया था वो क्या था? ऑप्शन ए सदका, बी खराज, सी वक्फ और डी है जजिया। इसका आंसर बी हो जाएगा खराज। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो कर लगाया गया था वो खराज नाम से लगाया गया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? ऑप्शन ए ताजुल मासिर, बी तारीख यामिनी, सी चचनामा और डी है सियासतनामा। इसका आंसर सी हो जाएगा चचनामा। चचनामा एक ऐसी ऐतिहासिक रचना है या एक पुस्तक है जो मुस्लिम शासक के प्रारंभ होने को रेखांकित करती है भारत में। नेक्स्ट, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? यह चचनामा में किस प्रदेश का वर्णन मिलता है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कश्मीर, सिंध, पंजाब या गुजरात। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सिंध। चचनामा में सिंध विजय का वर्णन है। नेक्स्ट, फतहनामा ग्रंथ का संबंध है? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण से, बी अरबों के सिंध विजय से, सी मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से और डी है बलबन की नीतियों से। इसका आंसर भी हो जाएगा अरबों की सिंध विजय से है। फतहनामा में जो है अरबों की सिंध विजय का वर्णन है। फतहनामा को ही चचनामा भी कहते हैं। नेक्स्ट, चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर भी हो जाएगा सिंध विजय का स्रोत है। नेक्स्ट, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? भारत पर सबसे पहले कौन आक्रमण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी, बी सुबुतगीन, सी मोहम्मद गोरी और डी है मोहम्मद बिन कासिम। इसका आंसर डी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? ऑप्शन ए पेशावर में, बी काबुल में, सी उदय भानपुर में और डी है अटक में। इसका आंसर सी हो जाएगा उदय भानपुर में। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में शाही राज्य की राजधानी उदय भानपुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ऑप्शन ए जयपाल, बी है जय सिंह, सी है दाही और डी है आनंदपाल। इसका आंसर ये हो जाएगा जयपाल। जयपाल जो युद्ध में पराजित होने के कारण जो इसने आत्महत्या कर लिया था आग में जल करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिंदू शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूद करके आत्मदाह कर लिया? सेम वही क्वेश्चन है, जयपाल ने। नेक्स्ट, जयपाल किस वंश से संबंधित थे? परमार, चौहान, शाही या राष्ट्रकूट? इसका आंसर सी हो जाएगा शाही। जयपाल शाही वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 20, 19, 18 या 17 बार? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल या इसमें से कोई नहीं? इसका आंसर भी ये हो जाएगा जयपाल। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले जयपाल को हराया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ या नालंदा विश्वविद्यालय का अंत क्यों हुआ?
ऑप्शन ए, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। बी, वहाँ विद्वान उदासीन रहे। सी, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया। और डी, विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवाद में उलझे रहे। इसका आंसर ये हो जाएगा, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को जब राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया, इसी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया। नेक्स्ट, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। बी, गजनी का महमूद। सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और डी है मोहम्मद गोरी। इसका आंसर ये हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? ऑप्शन ए, राजा सोलेमोन। बी, सुल्तान महमूद। सी है अलाउद्दीन। और डी है कुतुबुद्दीन। इसका आंसर भी हो जाएगा सुल्तान महमूद। फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा जाता है? ऑप्शन ए, उतवी को। बी, फिरदौसी को। सी, अमीर खुसरो को। और डी, अलबरूनी को। इसका आंसर भी हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए वो किस क्रम में किए? यहाँ जो स्थान दिए गए हमको व्यवस्थित करना है। जिससे पहला है मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर और कश्मीर। ये चारों क्रम अलग अलग क्रम में यहाँ भी दिए गए हैं। सही क्रम क्या है हमें बताना है। तो इसका सही क्रम होगा, आंसर डी होगा। सबसे पहले मुल्तान पे आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, उसके बाद थानेश्वर पर, उसके बाद कश्मीर, और उसके बाद मथुरा, और उसके बाद लास्ट में सबसे कन्नौज पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया? इसमें ऑप्शन ए है धंगदेव ने। बी है विद्याधर ने। सी, नानुक ने। और डी, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा विद्याधर ने। विद्याधर ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया। नेक्स्ट, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया? ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। बी, जयचंद्र। सी, भीम द्वितीय। और डी है जयपाल। इसका आंसर भी हो जाएगा जयचंद्र। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद्र किस वंश का था, या जयचंद्र किस वंश का शासक था? चंदेल, गढ़वाल, चालुक्य या तोमर। इसका आंसर डी, बी हो जाएगा गढ़वाल। जयचंद्र गढ़वाल वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया? ऑप्शन ए, जयपाल। बी, जयचंद्र। सी, हरिराय। और डी है पृथ्वीराज चौहान। इसका आंसर वही सेम क्वेश्चन है, जयचंद हो जाएगा। जयचंद चंदावर के युद्ध में मारा गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, या भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए, सुबुत्तगीन। बी, अल्पतगीन। सी, मोहम्मद बिन कासिम। और डी, महमूद गजनवी। इसका आंसर ये हो जाएगा सुबुत्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुत्तगीन था। नेक्स्ट, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? विग्रहपाल, धर्मपाल, आनंदपाल या विद्याधर। इसका आंसर सी हो जाएगा। झेलम नदी के तट पर जो है आनंदपाल महमूद गजनवी से पराजित हो गया। नेक्स्ट, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? उर्दू, अरबी, हिंदुस्तानी या फारसी। इसका आंसर डी हो जाएगा फारसी। तुर्की के आगमन के साथ ही भारत में फारसी भाषा का आरंभ हो गया। नेक्स्ट, तारीख़ हिंद पुस्तक लिखी है, या तारीख़ हिंद पुस्तक किसने लिखी है?
अबुल फजल, अमीर खुसरो, अमीर हसन या अल बरूनी। इसका आंसर डी हो जाएगा अल बरूनी। तारीख हिंद पुस्तक का लेखक अल बरूनी है। नेक्स्ट, उस विद्वान का क्या नाम था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था? इब्न बतूता, अल फिरदौसी, अल बरूनी या अल रजा। इसका आंसर सी हो जाएगा अल बरूनी। मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट, किताबुल हिंद का लेखक कौन? भाई ये सेम क्वेश्चन है, इसका भी अल बरूनी हो जाएगा। किताबुल हिंद या इसका दो नाम मिलता है इस पुस्तक का। यहाँ पे कहीं कहीं किताबुल हिंद मिलता है, कहीं कहीं तारीख हिंद मिलता है। अगला प्रश्न देखें। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, किताबुल हिंद। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, मूल राजनीति या परमालदेव। इसका आंसर ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? भीम द्वितीय, जयचंद्र, पृथ्वीराज चौहान या विद्याधर चंदेल। इसका आंसर ये हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, चंदेल गंड या जयपाल। इसका आंसर विवादित है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो आनंदपाल होना चाहिए और आनंदपाल नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? ऑप्शन ए मुल्तान, बी सिंध, सी पंजाब और डी है अनहिलवाड़ा। इसका आंसर ये हो जाएगा मुल्तान। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन ए कनौज का युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का युद्ध और डी खानवा का युद्ध। इसका आंसर भी हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गए वह था दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और डी में करा ए और बी दोनों। इसका आंसर डी हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात दिल्ली और पूर्वी राजस्थान दोनों ऐसे क्षेत्र थे जो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत हस्तांतरित हो गए। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए जयपाल द्वारा, जयचंद्र द्वारा, बी पृथ्वीराज चौहान द्वारा, सी मलिकों द्वारा और डी खोखरों द्वारा। इसका आंसर डी हो जाए खोखरों द्वारा। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी जो है जाते समय खोखरों द्वारा मारा गया रास्ते में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गौरी की हत्या की थी? चौहानों ने, गढ़वालों ने, खोखरों ने, मंगोलों ने। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर डी सी हो जाएगा खोखरों ने। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी महमूद गजनवी और डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका आंसर मोहम्मद गोरी हो जाएगा, डी। मोहम्मद गोरी जो था इसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी। और मोहम्मद गोरी पर जो एक तरफ लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था अरबी भाषा में। मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम मुइजुद्दीन था और इसे एक अन्य नाम मोहम्मद इब्न शाम के नाम से भी जानते हैं।
मोहम्मद गोरी एक पहला नाम इसका मुइजुद्दीन था। कहीं कहीं पर इसका जो है नाम मोहम्मद इब्न शाम के नाम से भी मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, दूसरा है मोहम्मद इब्न शाम, सी है फिरोज तुगलक और डी है इब्न इल्तुतमिश। तो इसका आंसर भी हो जाएगा मोहम्मद इब्न शाम। मोहम्मद इब्न शाम जो मोहम्मद गोरी का ही नाम है, इसने सोने के सिक्के के एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ देवी का नाम अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गजनवी, सी शेरशाह और डी है अकबर। इसका आंसर भी हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसमें सारे फुल डिटेल्स में करवाए गए हैं। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है फुल डिटेल्स में कराएंगे। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आने वाला TGT से आपका, अगर इस टॉपिक से आता है तो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।